अबे नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, क्या आपको मेरी बढ़िया क्रिस्प करारी आवाज आ रही है? हैं जी? शुरू करते हैं। हम लोग अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हैं अपने एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, कोई भी एग्जाम्स के लिए हैं बच्चों। अर्थमेटिक मैथ में हम परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिशनर शॉपकीपर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम एनालिसिस कर चुके हैं ना। तो अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो अगली चीज बनती है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं। इसके बाद आपका बस दो ही चीज बचती है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज। अर्थमेटिक समाप्त। ठीक है बच्चे, चलिए। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत आसान आसान सवाल भी बनते हैं और एग्जाम की बुद्धि सनक जाए तो बहुत कैलकुलेटिव, बहुत डिफिकल्ट और हाईली लॉजिकल सवाल भी बन जाते हैं ना। ये भारत के हर छोटे छोटे एग्जाम से लेके पुलिस, कांस्टेबल, टीचिंग, रेलवे, है ना, और आपका एसएससी और कलेक्टर, यूपीएससी, सीसेट, सभी में पूछा जाता है। ठीक है ना बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना जरूरी है ना। देखो, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता ही चलेगा होगा कि अर्थमेटिक में कि मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाता, मैं कोई ट्रिक्स याद नहीं करवाता, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आते फॉर्मूले। मैं आपको क्या याद कराऊंगा? मैं पूरा अर्थमेटिक मैथ बच्चों को सिखाता हूं परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से। जो परसेंटेज और रेशियो के साथ खेलना सीख गया वो मजाक बना दे रख देता है। तो ऐसे में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे बहुत पसंद है कंपाउंड इंटरेस्ट और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने डिटेल में, जितने क्लियरिटी के साथ, है ना, जितनी क्लैरिटी के साथ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं चैप्टर पढ़ाता हूं, पूरे देश में कोई अध्यापक नहीं पढ़ाता है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलिए, अब तो हमारे पास टाइम का भी बर्डन होता है कि कम समय में खत्म करना है। अगर टाइम ज्यादा हो तो मैं और बहुत विस्तार से चीजों को बताऊं। ठीक बच्चों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ने वाले हैं प्यारे भाई। तो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में दो शीट्स होंगी। जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट था ना, सिंपल इंटरेस्ट में एक ही शीट थी लेकिन बड़ी शीट थी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बड़ी शीट थी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दो शीट होंगी। तो दो शीट में आपको कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, और इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगा, 200 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें एसएससी के भी सवाल लूंगा, रेलवे के भी सवाल लूंगा और स्टेट एग्जाम के भी क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है ना मेरे भाई, कुछ भी छूटेगा नहीं, समझे प्यारे बच्चों। ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं इसी लेवल का पढ़ाऊंगा कि अगर किसी बच्चे ने क्लास देख ली तो उसको अलग से प्रीवियस सर का कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब, कोई पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं। केवल जो है आप क्लास देख के उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, है ना। दो शीट होंगी, पहली शीट छोटी होगी, दूसरी शीट थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है ना बच्चे। चलिए, 200 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, और लगभग इसमें जो है 12 से 13 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की होंगी, क्योंकि मैं मन से पढ़ाना चाहता हूं, है ना प्यारे बच्चों। वैसे तो 6-7 क्लास में भी हो जाएगा खत्म, लेकिन फिर उसके बाद आपको भी घर पे जाकर मेहनत करनी पड़ेगी कि आप खुद से सवाल लगा रहे हो, प्रैक्टिस करो, सवाल खोज रहे हो, वो सब काम नहीं करना। तो जो मैं कराऊंगा क्लास में कराऊंगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता, पेपर में आएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, पहले मैं बता रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में तभी आएगा मेरा पढ़ाया हुआ, जब आपको बहुत अच्छे से परसेंटेज और रेशियो आता हो। अगर नहीं आता तो रिवीजन कर लीजिए। परसेंटेज में खासकर एक कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। तो वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज प्लीज जाकर अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैंने बहुत डीपली जो है पढ़ाया परसेंटेज में, है ना, क्योंकि पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर उसी पर चलता है। चलिए, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैंने इस तरीके से सभी कॉन्सेप्ट की क्या बना ली है, पीपीटी।
इस तरीके से कॉन्सेप्ट की पीपीटी बना ली है। तो एग्जाम्पल के साथ, है ना, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ मैं बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में समझाऊंगा और फिर हम इस पर बेस्ड सवालों को करेंगे। समझे ना प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? तो दोनों इंटरेस्ट ही, ब्याज आप लोग जानते हैं कि ब्याज क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट माने केवल प्रिंसिपल पर ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट माने प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। समझ में है ना प्यारे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल इतना फर्क है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज इंसान कमाता है वो केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन में कमाता है। समझ में है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलता है और जो आप ब्याज कमा रहे हो उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसलिए इसका नाम है चक्रवृद्धि, है ना। वृद्धि चक्र तरीके से होती है, आप प्रिंसिपल पर भी ब्याज कमाओगे और ब्याज पर भी ब्याज कमाओगे। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कहा था कि दिस इज सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एट्थ वंडर, 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि यहां पैसा बहुत भयानक तरीके से बढ़ता है, बहुत भयानक तरीके से बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में पैसे की ग्रोथ सिंपल है ना, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बहुत भयानक तरीके से बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक आदमी ने 1997 में एमआरएफ टायर के शेयर खरीदे थे, आज 2026 में 10,000 के शेयर खरीदे थे, आज करोड़ों के हो गए। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वहां उसकी जो सक्सेसिव ग्रोथ हुई है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। परसेंटेज चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो चेंज नहीं है, यहां क्या है? वृद्धि। क्या? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा घटता नहीं, हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है ना, ब्याज है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। समझ में? कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी नया नहीं है, यह केवल सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है। यानी कि एक धनराशि को, एक सम ऑफ मनी को, एक प्रिंसिपल को आपको एक परसेंटेज से लगातार इंक्रीज करते जाना है। परसेंटेज मतलब रेट परसेंट से लगातार बढ़ाते जाना है। समझ में आया? चलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है ना, बिल्कुल ऐसे कि आपको कुछ भी ना आता। और ये केवल मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर कि भाई आप पेपर में एक सवाल ठीक कर लो, आप रियल लाइफ जिंदगी में भी सीआई का इस्तेमाल करना सीख जाओ। आप बैंक से लोन लोगे नौकरी लेने के बाद, सब बच्चा बैंक से लोन लेगा, आप कार लेने के लिए या होम लोन के लिए, तो वहां सीआई लगता है। तो जब तक आप सीआई की कैलकुलेशन नहीं जानोगे, वो बीच का ब्रोकर आपको पागल बना देगा ना। इसलिए व्यवहार के लिए भी हर इंसान को सीखना जरूरी है। तो ये ऊपर मैंने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट और ये लिखा है मैंने नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से डेटा लेता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि आप प्रिंसिपल है 100%, प्रिंसिपल है 100 रुपए और ब्याज की दर है 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष, है ना। मान लीजिए आपने एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया 100 रुपए, वो स्कीम आपको सिंपल इंटरेस्ट देती है सालाना 10% पर एनम का। तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज में क्या होगा? आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा करा तो प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। ब्याज की दर अगर 10% है तो हर साल आपको प्रिंसिपल 100 रुपए का 10% ब्याज मिलेगा। मैंने अपनी मर्जी से प्रिंसिपल क्या मान लिया? 100 रुपए। मान लीजिए आपने एक स्कीम में 100 रुपए जमा करा, वो स्कीम आपको 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दे रही है। प्रिंसिपल 100 रुपए, अगर ब्याज की दर 10% है तो हर साल आपको प्रिंसिपल 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो पहले साल आपको 100 रुपए का 10%, 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 110। अगले साल भी आपको प्रिंसिपल का ही 10% ब्याज मिलना है। प्रिंसिपल है 100 का 10% यानी कि अगले साल भी आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 110 रुपए था, 10 रुपए ब्याज और मिला, 2 साल बाद अमाउंट हो गया 120।
तीसरे साल भी आपको प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलेगा। 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज मिलेगा तीसरे साल भी। तो 120 रुपए अमाउंट है, 10 रुपए ब्याज और मिला, तो 3 साल बाद अमाउंट क्या आ गया? 130, समझे ना। चौथे साल भी आपको प्रिंसिपल 100 रुपए का 10% ब्याज मिलेगा यानी कि 10 ही रुपए। 3 साल बाद अमाउंट है 130 रुपए, 10 रुपए ब्याज और मिला, तो 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 140 रुपए। यानी कि हर साल आपको सेम ब्याज मिल रहा है प्रिंसिपल का 10% यानी कि 10 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको हर साल फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला 10 रुपए, सेकेंड ईयर में भी ब्याज मिला 10 रुपए, थर्ड ईयर में भी आपको ब्याज मिला 10 रुपए, फोर्थ ईयर में भी आपको ब्याज मिला 10 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको ब्याज सेम मिलता है, बराबर मिलता है कि नहीं प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम? 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 4 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो गया? 140 रुपए। यानी कि 4 साल में आपको 100 रुपए पर ब्याज कितना मिला? 40 रुपए। 100 रुपए अगर 140 रुपए बन गए तो 100 रुपए पर आपको 40 रुपए ब्याज मिल गया, है ना। 100 रुपए पर 40 रुपए ब्याज का मतलब कि 40% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितना परसेंट? 40%। 100 रुपए अगर 140 बन गए तो 40 रुपए 100 रुपए पर आपको ब्याज मिला, जिसे हम कहेंगे 40% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला 4 वर्षों में। समझ आया ना सचिन? कोई तकलीफ इसमें? आप बोलोगे नहीं सर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। हर साल आपका अमाउंट भी 10-10 रुपए बढ़ रहा है। पहले 100, 110, 120, 130, 140। सिंपल, नो कंफ्यूजन। ठीक है ना बच्चों? अब आगे आते हैं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या होगा? चलिए, मान लीजिए आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा किया, तो प्रिंसिपल कितना है प्यारे बच्चों? 100 रुपए। प्रिंसिपल है 100 रुपए। बैंक आपको 10% प्रति वर्ष सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। माना ब्याज की दर है, रेट है 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष। समझिए आप मेरी बात को? आप बोलोगे हां जी सर। देखो, जितने भी बैंक है ना, सब बैंकों में सीआई चलता है, ऐसा ही नहीं चलता। बैंकों में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए हमेशा। सुनिए मेरे भाई, मान लीजिए आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा करा, ब्याज की दर है 10% पर एनम। ठीक है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। तो बताओ क्या होगा? प्रिंसिपल कितना है प्यारे भाई? 100 रुपए। प्रिंसिपल है 100 रुपए। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। तो पहले साल में तो ब्याज है नहीं अभी, तो पहले साल किस पर ब्याज मिलेगा? केवल प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो ब्याज की दर है 10% पर एनम। तो पहले साल आपको प्रिंसिपल 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो पहले साल आपको प्यारे बच्चों 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज मिला। तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना ब्याज मिला प्यारे बच्चों? 10 रुपए। फर्स्ट ईयर में आपको 10 रुपए ब्याज मिला, 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 10 रुपए ब्याज मिला। तो आप गौर करना कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बराबर होता है, कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भी 10 रुपए मिला और फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 रुपए मिला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज कमाने के लिए ब्याज होना तो चाहिए, है ना। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल 100 रुपए का 10% आपको ब्याज मिलेगा, 10 रुपए। ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपए पर आपको 10 रुपए ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, 100 प्लस 10 यानी कि 110। ये एक साल के बाद क्या है? अमाउंट। एक साल बाद अमाउंट है 110 रुपए। एक साल बाद अमाउंट कितना? 110। ये एक साल के बाद अमाउंट है, ये एक साल के बाद अमाउंट है, इसको मैं कहता हूं A1। क्या है प्यारे बच्चों? ये A1। ये एक साल बाद अमाउंट है। समझ में? अमाउंट का मतलब क्या? प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल जमा ब्याज। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी कि प्यारे दोस्तों अमाउंट।
यानी कि प्यारे बच्चों ये 1 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। सेकेंड ईयर में जो आपको ब्याज मिलेगा वो इस 100 रुपए पर नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर में ब्याज 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में ब्याज मिलेगा आपको 110 रुपए पर, है ना। इस 100 रुपए प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और जो आपने 10 रुपए ब्याज कमाया है इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 100 + 10 आपको 110 रुपए पर ब्याज मिलेगा। तो जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। तो सेकंड ईयर में प्यारे बच्चों आपको सेकंड ईयर में इस 110 रुपए का 10% यानी कि कितना ब्याज मिलेगा सेकंड ईयर में 11 रुपए। सेकेंड ईयर में 110 रुपए का 10% आपको 11 रुपए ब्याज मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 11 रुपए। सेकेंड ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा 11 रुपए। समझ में? जबकि सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 10 था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 11। समझ में? 110 रुपए 1 साल बाद अमाउंट है, आपको दूसरे साल 11 रुपए ब्याज मिला। तो अब बताओ 2 साल बाद अमाउंट क्या हो गया, 110 में 11 ऐड कर देंगे यानी कि 121। ये 2 साल के बाद अमाउंट है, ये 2 साल के बाद अमाउंट है। 110 रुपए 1 साल बाद अमाउंट है, सेकेंड ईयर में 11 रुपए ब्याज और मिल गया, तो 110 रुपए 11 और बढ़ गए, तो आपका अमाउंट कितना हो गया 121 रुपए। ये 2 साल के बाद अमाउंट है, इसको मैं कह देता हूं A2, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ये 2 साल बाद अमाउंट है। समझ में? ये 2 साल बाद अमाउंट है। तो अब 2 साल के बाद कौन सा तीसरा साल शुरू होगा, है कि नहीं? ये 2 साल बाद अमाउंट है, यही तीसरे साल का थर्ड ईयर का क्या है प्रिंसिपल। यानी कि तीसरे साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो इस प्रिंसिपल 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, वो इस 110 रुपए पर नहीं मिलेगा। किस पर मिलेगा 121 रुपए पर। यानी कि जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। जो आज जितना भी प्रिंसिपल और ब्याज इकट्ठा किया है, आज जो भी प्रिंसिपल था और मैंने जो भी ब्याज इकट्ठा किया है उस सब पर मैं आगे ब्याज लूंगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। इसलिए जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए क्या होगा प्रिंसिपल। तो थर्ड ईयर में आपको इस 121 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा। 121 का 10% क्या आएगा, 10 से भाग करेंगे 12.1, यानी कि थर्ड ईयर में 121 रुपए फिर 10% बढ़ेंगे। 121 का 10% यानी कि 12.1। तो थर्ड ईयर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको ब्याज मिलेगा 12.1। तीसरे साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा 12.1। समझ में प्यारे बच्चों? 121 रुपए पर आपको 12.1 ब्याज मिल गया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 121 रुपए था 12.1 ब्याज मिल गया, तो जोड़ के अमाउंट हो गया 121 में 12.1 जोड़ेंगे 133.1। कितना हो गया 133.1। सबको मेरी बात समझ में आ गई है, कोई तकलीफ? 133.1 ये 3 साल के बाद अमाउंट है। ये 3 साल के बाद क्या है अमाउंट। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में चौथे साल के लिए, फोर्थ ईयर के लिए क्या है प्रिंसिपल। ये 3 साल बाद अमाउंट है, लेकिन यही चौथे साल के लिए क्या है प्रिंसिपल। यानी कि चौथे साल ब्याज आपको इस 100, 110, 121 पर नहीं, इस 133.1 पर मिलेगा। जब मैं चौथे साल में खड़ा हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल पर भी ब्याज, और जो ब्याज आज तक कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज, है ना। प्रिंसिपल 100 रुपए पर भी ब्याज और जो आज तक ब्याज कमा उस ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि अमाउंट पर ब्याज। तो जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। तो चौथे साल में इस 133.1 पर आपको 10% ब्याज मिलेगा। 133.1 का 10% क्या आएगा, 10 से भाग दे देंगे। 133.1 को 10 से भाग देंगे क्या आएगा 13.31। तो चौथे साल में प्यारे बच्चों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, चौथे साल में ब्याज कितना मिलेगा 13.31। ठीक बच्चों। तो 3 साल बाद अमाउंट था A3 133.1, इस पे आपको 10% ब्याज मिला। 133.1 का 10% 13.31। ठीक बच्चों।
133.1 पर 13.31 ब्याज मिला तो अमाउंट क्या हो जाएगा चौथे साल बाद, 4 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए। 133.1 में 13.31 जोड़ दूंगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा 133.1 में 13.31 जोड़ो, 133 और 13 146, 0.1 और 0.31 यानी कि 0.41। ये 4 साल के बाद अमाउंट है, ये 4 साल बाद अमाउंट है। तो आगे 5वें साल के लिए क्या है प्रिंसिपल है, 5th ईयर के लिए क्या है प्रिंसिपल। तो 5वें साल में इस पर आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो फर्क क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल हर बार प्रिंसिपल 100 रुपए पर 10% ब्याज मिल रहा था, हर साल ब्याज क्या था बराबर था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल आपका ब्याज क्या है बढ़ते जा रहा है। पहले साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट था 10 रुपए है सचिन, दूसरे साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है 11 रुपए, तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट है 12.1 रुपए, चौथे साल कंपाउंड इंटरेस्ट है 13.31 रुपए। तो हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल पर भी ब्याज, और जो आप ब्याज कमाते जा रहे हो उस ब्याज पर भी ब्याज। जो आज अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल होगा प्यारे बच्चों, वही आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। होगा कि नहीं होगा। तो आप अगर गौर से देखें, अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए था, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करा था 10% पर एनम ब्याज की दर से, तो 100 रुपए 4 साल बाद अमाउंट बन गए 146.41। 100 रुपए 4 साल बाद क्या अमाउंट बन गए 146.41। तो 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 146.41 में से 100 रुपए घटाओ, 146.41 में से 100 रुपए घटाएंगे तो क्या आएगा 46.41 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। और 100 रुपए पर जो भी आता है वो सीधा किस में आता है परसेंटेज में। 100 रुपए पर 46.41 रुपए ब्याज मिला, या 100 पर 46.41% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। कितने वर्षों में 4 वर्षों में। तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था केवल 40%। पैसा बराबर इन्वेस्ट किया 100 रुपए, ब्याज की दर बराबर थी 10% पर एनम, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में 4 साल में ब्याज मिला केवल 40% और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज मिला 46.41%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्या आया है बड़ा। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज होगा। सबसे गहरी बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आज अमाउंट है वही आगे के लिए क्या है प्रिंसिपल। समझ में आया प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ आ गया, कोई डाउट। जो 1 साल बाद अमाउंट है सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, जो 2 साल बाद अमाउंट है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, जो 3 साल बाद अमाउंट है 4th ईयर का प्रिंसिपल, जो 4 साल बाद अमाउंट है वो 5th ईयर का प्रिंसिपल। बोलो हां, समझे ना मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और मजा भी आ गया है, ठीक है ना जी। सचिन क्लियर है। अब आगे सुनिएगा, क्या आपको देख के ये नहीं लग रहा कि ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? क्या आपको ये नहीं लग रहा है यहां पे देखने से कि ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नया नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है। क्या आपको यहां देखने से पता नहीं लग रहा प्यारे बच्चों कि ये संख्या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि हो रही है प्यारे बच्चों? नहीं समझ रहे हो। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 10% पर एनम। 100 रुपए को पहले साल 10% 10 रुपए बढ़ाया क्या आया 110। 100 रुपए को पहले साल 10% बढ़ाया 10 रुपए क्या आया 110। 110 आ गया, 110 आ गया, 100 से कोई मतलब नहीं है। इसी 110 को अगले साल वापस 10% बढ़ाया क्या आया 121 आया। ये 2 साल बाद अमाउंट है। इसी को तीसरे साल फिर 10% बढ़ाया, 121 को 10% बढ़ाया 133.1 आया। ये 3 साल बाद अमाउंट है, लेकिन चौथे साल का प्रिंसिपल इसी को 10% फिर से बढ़ाया, 133.1 को 10% फिर से बढ़ाया, 146.41 क्या आ गया 4 साल बाद अमाउंट। तो आप देख रहे हैं कि
प्रिंसिपल को आप हर साल लगातार 10% सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे हो। प्रिंसिपल को हर साल लगातार 10% सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे हो। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज तो अगर ब्याज की दर 10% है, ब्याज की दर क्या है 10% पर एनम, इसका मतलब है कि आपको हर साल अपना पैसा 10% बढ़ाते जाना है। 100 रुपए प्रिंसिपल था, पहले 10% बढ़ाओ 110 आ गया। उसी 110 जो एक साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, उसी 110 को अगले साल फिर 10% बढ़ाओ। 100 से मतलब नहीं है, 121 हो गया। अब 121 पैसा ये 2 साल बाद अमाउंट, लेकिन तीसरे साल का प्रिंसिपल, इसी 121 को तीसरे साल फिर 10% बढ़ाओ, ये आएगा 3 साल बाद अमाउंट, इसको फिर से 10% बढ़ाओ, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही तो हुआ, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। समझ में है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है ना। अच्छा जी मेरे भाई, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा। जब मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज की दर 10% पर एनम है, इसका मतलब क्या है? जब मैं आपसे कहता हूं ब्याज की दर 10% पर एनम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर साल आपका पैसा 10% बढ़ता जाएगा। हर साल आपका पैसा 10% बढ़ता है। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? किसी भी संख्या को 10% बढ़ाने का मतलब है 100% को 10% बढ़ाने का मतलब है आप 110% कर दोगे। 100% को 10% बढ़ाने का मतलब है आप 110% गुना कर दोगे। 110% का मतलब क्या है? 110/100, 110/100 यानी कि 1.1 गुना। यानी कि अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 1.1। हर साल आपका पैसा 1.1 गुना होता जाएगा। आप देखो, अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए, ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो आप बताओ 100 का 1.1 गुना हो गया। 100 को 10% बढ़ाने का मतलब 100 को 1.1 से गुणा कर दो, क्या आ गया? 110। ये एक साल बाद अमाउंट है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, यही एक साल बाद जो अमाउंट है ये फिर से 10% बढ़ेगा। इसको 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुना। 110 को 1.1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 121। 121 आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चों? ये 2 साल बाद अमाउंट है, थर्ड ईयर के लिए क्या प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल को, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, फिर से 10% बढ़ाना है। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? 1.1 से गुना। आप बताओ 121 को आप 1.1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 133.1। ये 3 साल बाद अमाउंट है, चौथे साल का क्या प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल को वापस 10% बढ़ाओगे। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? 1.1 से गुना, 1.1 से गुणा, और 133.1 को 1.1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 146.41। 146.41। आगे बात समझ में? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा होती जा रही है। केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा होती जा रही है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार आप गुणा करते जाओगे तो क्या आता चला जाएगा? अमाउंट आता चला जाएगा। 100 रुपए प्रिंसिपल है, एक साल बाद अमाउंट निकालना है 1.1 से गुणा, 2 साल बाद अमाउंट निकालना है फिर दोबारा 1.1 से गुणा, 3 साल बाद अमाउंट निकालना है फिर तिबारे 1.1 से गुणा, 4 साल बाद अमाउंट निकालना है फिर 1.1 से गुणा, 146.41, इसको फिर 1.1 से गुणा कर दोगे तो 5 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। तो यही है कंपाउंड इंटरेस्ट प्यारे बच्चों, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। और मैंने आपको बताया सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है 100 मान के, 100 मान के, जो मैंने आपको इस एग्जांपल में भी समझा दिया 100 मान के। दूसरा होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला मेथड। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड कि भाई अगर किसी संख्या को आप x% बढ़ाओ फिर y% बढ़ाओ तो नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, फॉर्मूला मेथड। और तीसरा होता है प्यारे बच्चों रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा, रेशियो मेथड। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में मैंने जो आपको तीनों मेथड बताए, ये तीनों के तीनों मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में लगेंगे।
है कि नहीं बच्चों? इसलिए आप सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है प्यारे दोस्तों। कोई तकलीफ है इसमें? है कि नहीं? है कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 100 वाला, ये फॉर्मूला मेथड, रेशियो मेथड, तीनों ही यहां पर इस्तेमाल होंगे बहुत अच्छी तरीके से। चले आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। तो प्यारे दोस्तों, हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था 10% पर एनम ब्याज की दर से, तो आपको 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 40%। 4 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 46.41%। कितना मिला? 46.41%, है ना? आप खुद सोचो ना, 100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट बन गया 4 साल में 146.41। ब्याज कितना मिला? अमाउंट 146.41 में से 100 रुपए घटाओ, 46.41 ब्याज मिला। ये किस में आएगा? परसेंटेज में। तो आपको 4 साल में 46.41% क्या मिला है? ब्याज। आप देख रहे हो ब्याज की दर है 10% पर एनम। जब मैं आपसे कहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब आपको ये जो प्रिंसिपल है 100 रुपए, इसको 10%, 10%, 10%, 10%, 4 बार क्या करना है? सक्सेसिव इंक्रीज करना है। क्या करना है? 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज करना है। 100 को पहले आप 10% बढ़ाओ 110 आएगा, फिर 110 को फिर 10% बढ़ाओ 121 आएगा, फिर 121 को 10% बढ़ाओ 133.1 आएगा, फिर 133.1 को 10% बढ़ाओ 146.41 आएगा। तो आपको कितनी बार? 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज करना है। यानी कि बेसिकली आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, जब सिंपल इंटरेस्ट था सचिन, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? जब सिंपल इंटरेस्ट था तो ब्याज कितना मिला? 1 साल में 10% पर एनम, 4 साल में मिला 4 गुना, यानी कि 40%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज कितना मिला? 10% की 4 बार गुणा नहीं, 10% का 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज, है ना? 10% का 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज, यानी कि आपको 4 साल में 46.41% जो ब्याज मिला है वो कुछ भी नहीं है, 10% का ही 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज है ना बच्चों? मैंने आपको पढ़ा, अगर किसी संख्या को पहले x% फिर y% बढ़ाया जाए तो संख्या में नेट परसेंटेज इंक्रीज जो होता है, नेट चेंज जो होता है वो क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। यही होता है कि नहीं? तो बताओ 10 10 10 10 का मुझे क्या निकालना है? नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो डायरेक्ट तो निकालूंगा नहीं, फॉर्मूला बता देते हैं। तो आप मुझे बताओ 10 और 10 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे, क्या आएगा? 10 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव होएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 100 से आपका 100 कट गया एक बार, यानी कि 21%। 10 10 का सक्सेसिव 21%, 10 10 का 21%। अब 21% का फिर से सक्सेसिव कर लो, है कि नहीं प्यारे बच्चों? अगर 21% बढ़ा, 21% इंक्रीज किया, तो 21 का फिर से सक्सेसिव करेंगे, क्या आएगा? 21 प्लस 21 42 प्लस 21 गुणा 21 441 बटे 100, यही आएगा ना बच्चों? अब 21 प्लस 21 42 हो गया, और 441 बटे 100 4.41 हो गया। तो 42 में 4.41 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46.41%। देखो मैच करेगा कि नहीं करेगा? तो इस हिसाब से आपको 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 46.41%। बोलो बात समझ में आ गई ना? मजा आया कि नहीं है बच्चों? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्यारे बच्चों सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, 100 वाला भी, फॉर्मूला वाला भी, और रेशियो मेथड भी, है ना? मुझे लगता है सबको बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, आगे चलें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते, अगला कॉन्सेप्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ना? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 1 साल बाद अमाउंट, ये 2 साल बाद अमाउंट, ये 3 साल बाद अमाउंट, ये 4 साल बाद अमाउंट, ये हमेशा किस में होंगे? जीपी में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझते हैं? नहीं समझते होंगे। मान लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है प्यारे बच्चों, ये है आपका 8 रुपए, ये 24 हो गया प्यारे बच्चों, है भाई, ये 72 हो गया, ये 216 हो गया। ये एक सीरीज है जो क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब कि रेशियो सेम हो रहा। 8 से 24 कितने गुना हुआ? 3 गुना। 24 से 72 कितने गुना हुआ? 3 गुना। 72 से 216 कितने गुना हुआ? 3 गुना। तो हर बार सेम रेशियो से गुणा हो रही है ना?
हर बार जो है रेशियो सेम है, 24/8 3, 72/24 3, 216/72 3। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हर साल हर बार 3 गुना हो रहा है, तो यही कहलाती है जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप गौर से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1.1। प्रिंसिपल क्या था, 100 रुपए। पहले साल आपका पैसा 1.1 से गुणा हुआ, दूसरे साल फिर 1.1 से गुणा हुआ, तीसरे साल फिर 1.1 से गुणा हुआ, चौथे साल फिर 1.1 से गुणा हुआ। तो हर बार सेम नंबर से गुणा हो रही है ना, सेम रेशियो से पैसा बढ़ रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही आपको जानना है अगला कॉन्सेप्ट, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो लिखे हुए अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? सुनिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करा, आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करा, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, पी रुपए, है ना। मान लीजिए आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करा, प्रिंसिपल पी रुपए, ब्याज की दर है, रेट है 20% पर एनम। रेट क्या है, 20% पर एनम। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि हर साल आपका पैसा 20% इंक्रीज होगा, है ना। हर साल 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, 100 रुपए को 20% बढ़ाने का मतलब है कि हर साल आपका पैसा 120% हो जाएगा। 120% का मतलब होता है 120/100, यानी कि 1.2 गुना। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, इसका मतलब हर साल आपका पैसा 1.2 गुना 1.2 गुना होता जाएगा, है कि नहीं। तो आपने अगर बैंक में पी रुपए जमा करे, ब्याज की दर 20% पर एनम है, तो एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो जाएगा। 1.2 गुना होने का मतलब एक साल में आपका पैसा हो गया 1.2 पी, 1.2 पी। बोलो बात को समझे। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक साल के बाद अमाउंट है। एक साल के बाद क्या, ये अमाउंट। मेरी बात को समझे, कोई तकलीफ? एक साल के बाद अमाउंट है, ये एक साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये सेकेंड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल। ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, ये अगले साल फिर से 20% बढ़ेगा, अगले साल फिर से 20% बढ़ेगा, यानी कि फिर 1.2 से गुणा होगी। 1.2 से गुणा होने का क्या मतलब है, ये है अमाउंट 1.2 पी। अगले साल ये फिर से 20% बढ़ेगा, 20% बढ़ने का मतलब फिर 1.2 से गुणा होगी, 1.2 से गुणा करेंगे तो 1.2 गुणा 1.2 क्या आएगा, 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर पी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 साल के बाद अमाउंट। ये 2 साल के बाद अमाउंट हो गया, ये 2 साल बाद अमाउंट है। तो ये थर्ड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल। ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल का क्या है, प्रिंसिपल। तीसरे साल फिर से ये अमाउंट 20% बढ़ेगा। 20% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 1.2 से गुणा। ये 1.2 से अगर आप फिर से गुणा करोगे तो भैया गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, 1.2 का स्क्वायर और 1.2 क्या हो जाएगा, 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1.2 का क्यूब। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ऐसी अगर आपको 4 साल बाद, मान लीजिए आपको 4 साल बाद अमाउंट निकालना है, तो क्या आएगा, फिर से 1.2 से गुणा हो जाएगी नहीं, फिर से अगले साल फिर 1.2 से गुणा हो जाएगी। 1.2 का क्यूब है, फिर 1.2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2 की पावर 4 गुणा पी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। तो देखिए हर बार 1.2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, ये क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने एक बात गौर करी कि अगर आप एक साल बाद अमाउंट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 की पावर 1 से गुणा। 2 साल बाद अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 की पावर 2 से गुणा। 3 साल बाद अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 से गुणा। 4 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 से गुणा। तो आपने देखा कि यार जितने साल बाद अमाउंट पता करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर से गुणा करते जाओ। 1 साल बाद अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में 1.2 की पावर 1 से गुणा। 2 साल बाद निकालना है पावर 2, 3 साल बाद निकालना है पावर 3, 4 साल बाद निकालना है पावर 4, 100 साल बाद अमाउंट निकालना है तो 1.2 की पावर 100 से गुणा। है कि नहीं प्यारे बच्चों?
कंपाउंड इंटरेस्ट भयानक इसलिए होता है कि एक समय के बाद ये 1.2 की पावर बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अचानक से पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है ना बच्चों। अचानक से पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है, समझे ना प्यारे बच्चों। क्लियर है? कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ है यहां पे। चले एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है। आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करा, है ना। मान लीजिए आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करा। पी रुपए प्रिंसिपल है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ब्याज की दर है 16 सही 2/3% पर एनम। ठीक बच्चों, तो बताइए आपका अमाउंट क्या होगा, है ना बच्चे। सुनिए, 16 सही 2/3% पर एनम एक टिपिकल परसेंटेज है। मैंने पढ़ा चुका हूं परसेंटेज में, डेटा आसान है तो 100% पे कैलकुलेशन करते हैं, मुश्किल है तो हम उसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं ना। अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। अगर ब्याज की दर 1/6, इसका मतलब हर साल आपका पैसा 1/6 बढ़ता जाएगा, है ना। हर चीज खुद का 1 गुना होती है, 1 गुना, या हर संख्या खुद का 100% होती है। अगर आप ब्याज की दर 16 सही 2/3% है तो आप इसको 1/6 बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे? 1/6। 1/6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/6 गुना, यानी कि 7/6। तो अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा प्यारे बच्चों 7/6। समझ में आई आपको मेरी बात? हर संख्या खुद का 1 गुना होता है, 1 को 1/6 बढ़ाओगे तो क्या आएगा? 7/6 गुना। तो अगर आपका प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, तो मुझे खुद बताओ प्यारे बच्चों कि एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुणा, 7/6 से गुणा करेंगे तो 7/6 क्या आ जाएगा? पी। 7/6 पी आ जाएगा ना। ये एक साल बाद अमाउंट है। ये सेकेंडरी के लिए क्या है? प्रिंसिपल। ये एक साल बाद अमाउंट है A1, ये सेकेंडरी के लिए प्रिंसिपल है। अगले साल फिर से ये 16 सही 2/3% बढ़ेगा, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुणा होगी, तो 7/6 गुणा 7/6 क्या आ जाएगा? 7/6 का स्क्वायर पी, है ना। ये 2 साल बाद अमाउंट है, यही थर्ड ईयर के लिए क्या? प्रिंसिपल। तीसरे साल फिर 7/6 से गुणा होगी, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगी, फिर 7/6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7/6 का क्यूब पी। ये आ गया 3 साल बाद अमाउंट। तो आपने देखा, जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, 1 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 से गुणा, 2 साल बाद निकालना है पावर 2, 3 साल बाद अमाउंट निकालना है पावर 3 से गुणा। क्योंकि ये सब किस में चलना है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सबको बात समझ में आ गई है? मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके समझ में आया है, ठीक है ना। चलिए गौर से सुनिएगा प्यारे दोस्तों। मान लीजिए अब यहां हम देखेंगे फॉर्मूला जिसे आप आज तक गधे की तरह रटते आए हो पर कभी समझने की कोशिश नहीं की, आज आपको समझाया जाएगा, है ना। मान लीजिए आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करे और बैंक आपको देता है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मान लीजिए आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करे, यानी कि प्रिंसिपल है पी। मान लीजिए आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करे तो प्रिंसिपल है पी, और हमने मान लिया कि माना ब्याज की दर R% पर एनम है। ब्याज की जो दर है वो R% पर एनम है। ब्याज की दर R% पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि हर साल आपका पैसा R% बढ़ता जाएगा। अगर ब्याज की दर मान लीजिए 10% है तो हर साल पैसा 100% से 10% बढ़ के 110% होगा, 1.1 से गुणा। ब्याज की दर 20% है तो हर साल पैसा 100% से बढ़ के 20% 120% होगा, 1.2 से गुणा। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो मुझे बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? हर साल आपका पैसा कितने गुना होगा? हर साल आपका पैसा कितने गुना होगा बताइए। अगर ब्याज की दर R% है, देखिए हर संख्या खुद का 1 गुना होती है या 100% होती है। अगर आप R% बढ़ाएंगे तो आपका पैसा 1 + R% गुना हो जाएगा, या फिर 100% + R% गुना हो जाएगा। यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है ना। ये लिखना थोड़ा आसान छोटा पड़ रहा है तो मैं क्या लिख देता हूं? 1 + R%। हर संख्या जैसे प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल कितना है? P रुपए,
ब्याज की दर R% है, तो क्या होगा आपका पैसा, प्रिंसिपल का R% बढ़ जाएगा एक साल में। एक साल में कितना पैसा बढ़ेगा प्रिंसिपल का, एक साल बाद अमाउंट क्या आएगा, जोड़ोगे, यहां से प्रिंसिपल क्या आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस, आपका पैसा कितने गुना हो गया, 1+R% से गुणा होगी कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं होगी प्यारे बच्चों। इसलिए अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 1+R%, यही आएगा ना, 1+R% से गुना। तो अब बताओ अगर आपने एक बैंक में P रुपए जमा करा है, ब्याज की दर R% है, तो एक साल बाद आपका पैसा क्या आएगा, एक साल बाद आपका पैसा होगा, ब्याज की दर R% है तो प्रिंसिपल गुणा 1+R% की पावर 1, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+R% से गुणा। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक साल बाद अमाउंट है, ये एक साल बाद अमाउंट है, यही सेकेंडर का क्या है प्रिंसिपल। ये पैसा ही अगले एक साल में फिर से R% बढ़ेगा। R% बढ़ाने का मतलब ये एक साल बाद अमाउंट था, ये प्रिंसिपल गुणा 1+R%, अगले साल फिर से R% बढ़ेगा। R% बढ़ने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+R% से गुणा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1+R% का क्या हो गया, दो बार गुणा करेंगे तो क्या हो गया स्क्वायर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 साल बाद अमाउंट। तो आप देख पा रहे कि अगर एक साल बाद अमाउंट निकालना है तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+R% की पावर 1 है, 2 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 है। इसी तरीके से अगर मुझे P रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर R% पर एनम है, N साल बाद अमाउंट निकालना है तो N साल बाद अमाउंट क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल गुणा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर N, यानी कि प्रिंसिपल गुणा 1+R% की पावर N, प्रिंसिपल गुणा 1+R% की पावर N। ये N साल बाद अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। अगर आपने एक बैंक में P रुपए जमा करा है R% पर एनम पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है ना, हर साल आपका पैसा बढ़ रहा है हर एक साल में, तो N साल के बाद अमाउंट होगा प्यारे बच्चों, N साल के बाद प्रिंसिपल गुणा 1+R% की पावर N। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि R% का क्या मतलब होता है, R/100, भाई 1% 1/100, तो R% क्या आएगा R/, तो R% को हम लोग R/100 लिख सकते हैं। तो N साल बाद अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल गुणा 1+R/100 की पावर N, प्रिंसिपल गुणा 1+R/100 की पावर N। यानी कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में N साल बाद अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को 1+R/100 की पावर N, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर N से गुणा करनी पड़ेगी। और ये फॉर्मूला है जो बचपन से तीसरी क्लास से बच्चे को रटा दिया जाता, 3rd क्लास से ही, लेकिन कभी किसी स्कूल में सिखाया नहीं जाता कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना। आज पहली बार आप जिंदगी में जाने होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में N साल बाद अमाउंट सबने रट रखा है, प्रिंसिपल गुणा 1+R/100 की पावर N। ये क्यों होता है प्यारे बच्चों, देखो कितनी गहरी कहानी आई ना बात समझ में, इतने सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। मुझे लगता है सब बालकों को क्लियर है। तो अगर प्रिंसिपल P है, ब्याज की दर R% पर एनम है, तो N साल बाद अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल गुणा 1+R/100 की पावर N, है कि नहीं सचिन। चले आगे चलते, ये बताओ मान लो अगर मुझे N साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, N साल का कंपाउंड। देखो ब्याज क्या आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये N साल बाद अमाउंट है, मिश्र धन, क्या है ये, मिश्र धन है, मिश्र धन ही तो है। तो इन N सालों में आपको ब्याज भी तो मिला होगा, तो अगर N साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे आएगा, N साल बाद जो भी अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, प्रिंसिपल माइनस कर दोगे। तो N साल बाद अमाउंट है ये, प्रिंसिपल गुणा 1+R/100 की पावर N, और उसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल P। प्रिंसिपल आपका कॉमन आ गया, P यहां भी है, P यहां भी, P कॉमन आ गया। तो N साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बचा प्यारे बच्चों, ये आ गया, प्रिंसिपल गुणा 1+R/100 की पावर N माइनस 1। ये N साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है ना, N साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
प्रिंसिपल गुणा 1+r/100 का मतलब r/100 क्या होता है? r% ही तो है ना, 1+r%, इसकी पावर n -1, n साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ना। कुछ नहीं किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल मैंने घटा दे, पी यहां भी था, पी यहां भी था, तो पी क्या ले लिया? कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा 1+r/100 की पावर n -1। आया समझ में? ठीक है मेरे भाई, तो मुझे लगता है हर बच्चे को एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चे, चलिए क्या सीखा आपने? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारे अमाउंट्स है, वो अमाउंट्स किस में होते हैं? जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं कि नहीं बच्चे? चलिए ये वाला सवाल बताना जरा, क्या आंसर है इसका? एसएससी जीडी 2021 का सवाल है, ये बताओ। इफ टी डिनोट्स दी सम ऑफ मनी, अगर टी सम ऑफ मनी को डिनोट करता है, यानी कि टी क्या है? प्रिंसिपल। एम डिनोट द नंबर ऑफ ईयर, एम जो है नंबर ऑफ ईयर से। पी डिनोट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। पी डिनोट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है प्यारे बच्चों। एम डिनोट द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों का? एम सालों का। तो एम सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? एम नंबर ऑफ ईयर्स है, एम साल बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। एम साल बाद अमाउंट क्या आएगा प्यारे बच्चों? भाई आपका प्रिंसिपल कितना है? टी। प्रिंसिपल को नाम दिया यहां पे टी, तो प्रिंसिपल टी है, इनटू ब्याज की दर कितनी है? 1 प्लस ब्याज की दर है पी, पी ब्याज की दर है, तो ब्याज की दर को नाम दिया यहां पे पी, 1 प्लस पी बटे 100। एम साल का अमाउंट निकालना ना, तो पावर क्या होगी? ये आ गया एम साल के बाद अमाउंट, इसमें से आपको क्या घटाना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? टी माइनस करेंगे, ये आएगा ना बच्चे। क्या आंसर होगा इस सवाल का? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है ना बच्चों? तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया, यहां पे ब्याज की दर को नाम पी कह रहा है, प्रिंसिपल को नाम टी बोल रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स को एम कह रहा है, तो फॉर्मूला भी उसी के हिसाब से एडजस्ट कर दोगे। जीडी में आया था इस सवाल, सीधा फॉर्मूला पूछा है ना बच्चे। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा जरूर दिया है, लिखवा दिया, लेकिन इससे मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। सवाल मैं कैसे करूंगा? कॉन्सेप्ट से, है ना बच्चे। फॉर्मूले गधे याद करते हैं। तो किसी बच्चे को कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जो है वो क्या होते हैं? जीपी में। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स क्या होते हैं? जीपी में। जीपी में क्या होगा? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जैसे आपका पैसा हर साल 1.2 गुना हो रहा है, 1.2 1.2, तो ये 1.2 क्या? कॉमन रेशियो, और 1.2 क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होगी। समझे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो और डीप पे मैं आपको समझाता हूं, ये बताइए प्यारे बच्चों। अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है ना, मान लीजिए आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करे, प्रिंसिपल कितना है? पी, प्रिंसिपल है पी, ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ कि 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा बताइए। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से समझना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% पर एनम है, ठीक है मेरे भाई, आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करे, प्रिंसिपल पी है, तो बताइए प्यारे बच्चे कि 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? देखिए 16 सही 2/3% है, ये टिपिकल परसेंटेज है, तो अब इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अगर ब्याज की दर 1/6 है तो बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? भाई हर संख्या खुद का एक गुना होते, एक को 1/6 बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 7/6। एक को 1/6 बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6। बात को समझे? आप ये बात जानते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, कि अगर ब्याज की दर 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 7/6। 7/6 होगा। 2 साल बाद अमाउंट कितना आएगा? 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा? जल्दी से बताओ। प्रिंसिपल कितना है? पी,
अगर आपका प्रिंसिपल पी है, 2 साल बाद अमाउंट निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 से गुणा। ब्याज की दर 1/6 है बच्चों, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 7/6। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 है, 2 साल बाद अमाउंट निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 से गुणा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 से गुणा। आगे ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया। अगर प्यारे बच्चों में प्रिंसिपल को नीचे ले आऊं, प्रिंसिपल को इधर ले आऊं बटे में, प्रिंसिपल इधर ले आए बटे में, तो 2 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 7/6 का 7/6 का स्क्वायर। 2 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो नहीं आ गया प्यारे बच्चों? आ गया कि नहीं आ गया? जिससे मैं लिख सकता हूं कि 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 6 का स्क्वायर 36 है। 2 साल बाद अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो आ गया कि नहीं? यानी कि प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं, अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है, यानी कि 1/6, तो अगर प्रिंसिपल 36 है, अगर आपका प्रिंसिपल 36 है, अगर आप किसी बैंक में 36 रुपए जमा करोगे, तो 2 साल बाद आपका अमाउंट बन जाएगा 49। कह सकता हूं कि नहीं? रेशियो बन गया, कोई दिक्कत? अगर आपका प्रिंसिपल 36 रुपए, अगर एक बैंक में आप 36 रुपए जमा करेंगे, ब्याज की दर 16:2/3% पर एनम है, तो यही 36 रुपए 2 साल बाद अमाउंट कितना बन जाएगा? 49। समझ में है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये प्रिंसिपल है, ये 2 साल बाद अमाउंट है, तो गैप कितने का है? 2 साल का। कितने साल का गैप है? 2 साल गैप है। प्रिंसिपल आपको दिया है, 2 साल बाद अमाउंट जैसे आपको निकालना है, तो 2 साल का गैप है, तो बेसिकली क्या है? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। भाई 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 7/6। अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% प्रति वर्ष है, 1/6, हर साल आपका पैसा 1/6 बढ़ेगा, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितने साल का? 1 साल का। हर 1 साल में आपका पैसा 7/6 गुना होगा, तो 2 साल में आपका पैसा कितने गुना हुआ? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या करनी है? 3 साल बाद पूछा है कि 3 साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। 4 साल बाद पूछेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। समझे ना प्यारे बच्चों? सबको अच्छी तरीके से समझ में आया? तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बड़ी जरूरी चीज है। मैं आपसे पूछूं, बताइए, यही ले लेते हैं कि आपका प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 3 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? यानी कि 3 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? तो डायरेक्ट आपको सोचना है, अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% यानी कि 1/6, तो हर 1 साल में आपका पैसा 7/6 गुना होगा। हर 1 साल में आपका पैसा 7/6 गुना होगा, लेकिन ये कितने साल है? 3 साल। प्रिंसिपल से 3 साल बाद अमाउंट निकालना है, तो 3 साल में आपका पैसा कितने होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। डायरेक्ट आ गया। 7 का क्यूब 343 और नीचे 6 का क्यूब 216। बात को समझिए, यानी कि आप 216 इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद अमाउंट कितना आ जाएगा? 343। सब कुछ समझ आया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ये बताओ, 7 साल बाद और 3 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? बताइए। 7 साल बाद अमाउंट और 3 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? आपने एक बैंक में पी रुपए जमा करा, कितने रुपए जमा करा प्यारे भाई? पी रुपए। ब्याज की दर है 16 सही 2/3% पर एनम, तो बताओ 7 साल बाद अमाउंट और 3 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? आप मुझे खुद बताओ प्यारे दोस्तों। अगर प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, 1/6, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6, तो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 7 साल बाद अमाउंट होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 की पावर 7। ये 7 साल बाद अमाउंट होगा। 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 3 साल बाद अमाउंट होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। 3 साल बाद अमाउंट होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 की पावर 3। बात समझिए आप मेरी? 3 साल बाद अमाउंट होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 की पावर 3। ये होगा ना? ये 7 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट। कोई दिक्कत? तो आप देखोगे जब मैं रेशियो लूंगा तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, और जब मैं इनका रेशियो लूंगा, बेस तो सेम है, तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी। तो 7/6 की पावर ऊपर 7 था, और डिवाइड करें 7/6 की पावर 3 से, तो 7 - 3 क्या आ गया?
7 - 3 क्या आ गया? 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? यानी कि मैं ये कह सकता हूं 7 साल बाद अमाउंट और 3 साल बाद अमाउंट का जो रेशियो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 की पावर क्या आया है? 4। और यही तो आना था, क्योंकि 3 साल और 7 साल में गैप कितने का है? 4 साल का। ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है, 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बोलो हां। 4 साल का। भाई जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए, आगे के समय के लिए प्रिंसिपल है। जो 3 साल बाद अमाउंट है A3, वही आगे के लिए क्या? प्रिंसिपल। तो मैं कह सकता हूं यही A3 ही अगले 4 साल में बढ़ के A7 हुआ है कि नहीं? ये जो A3 3 साल बाद अमाउंट है, यही पैसा अगले 4 साल में बढ़ के क्या बना है? 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो हुआ। तो यानी कि क्या आना था? अगर 1 साल का है 7/6, तो 4 साल का क्या है? 7/6 की पावर 4। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि टाइम में जितना गैप होगा, टाइम में जितना गैप होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर क्या बनेगी? रेशियो, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। टाइम में जितना गैप होगा, 2 साल का गैप है पावर 2, 3 साल का गैप पावर 3, 4 साल का गैप पावर 4, 10 साल का गैप पावर 10। समझे ना? तो सीधा क्या आएगा? रेशियो। क्योंकि सब किस में चलता है? जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। समझ में आया कि नहीं? मजा आया मेरे भाई? कितनी गहराई से मैं आपको जो है चीजें क्लियर करा रहा हूं। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर मजा तो आ गया है। ठीक है ना? चलिए बताओ जरा, ये बताना क्या आएगा? पूछ रहा है? सपना कह रही हैं कि अगर एसआई नहीं पढ़े तो इसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप एसआई पढ़े बिना कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप अपने बाल नोचोगे, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना जरूरी है, और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले परसेंटेज पढ़ना जरूरी है। तो पहले परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज में भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ो, परसेंटेज इंक्रीज कैसे करते ये पढ़ो, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो। हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक। साल तो हुए नहीं। बेसिक पढ़ने के लिए भी बहुत सारा बेसिक आना चाहिए। बेसिक का भी बेसिक होता है। 5वीं मंजिल पे लेंटर तब जलता है जब नीचे के 4 लेंटर डल चुके हों। तुम लेंटर डाले नहीं, सीधा ऊपर 5वीं पर टांगोगे तो फड़ाक से नीचे गिरेगा खोपड़ी पे तुम्हारे। समझे ना? बच्चा बेसिक मांगता है। अरे बेसिक के लिए कि बेसिक का भी बेसिक का भी बेसिक का भी बेसिक होता है, वो कौन पढ़ेगा? है तुम्हारा फूफा? मैं फॉर्मूला तो रटवाता नहीं हूं। फॉर्मूला रटवाता तो भाई कहीं से कुछ भी पढ़ लो कि इसकी ये ट्रिक है, इसका ये फॉर्मूला रट लो रट लो रट लो, पेपर में ढाई ना गुल हो जाते। मैं पढ़ाता हूं फॉर्मूला फ्री, मैथ्स, अर्थमेटिक। पेपर है भाई। तो उसके लिए तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। आइए, ब्याज की दर 14:2/7% है। 3 साल बाद अमाउंट हमने मान लिया x रुपए, तो 5 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 14:2/7% है ब्याज की दर, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 1/7। अगर ब्याज की दर 1/7 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा प्यारे बच्चों? बताओ। 8/7। 8/7 गुना, 8/7 गुना। मेरी बात को आप समझे? कोई तकलीफ नहीं ना? आप मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चे, यहां पे 3 साल बाद अमाउंट मान लीजिए, अगर x रुपए कह रहा है 3 साल बाद अमाउंट, तो आपसे क्या पूछा है? 5 साल बाद अमाउंट। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए क्या है? प्रिंसिपल। और आपसे पूछ रहा है 5 साल बाद अमाउंट, तो 3 साल से 5 साल पे जाना है, यानी कि 2 साल आगे। कहां जाना है? 2 साल
आगे जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही जो 3 साल बाद अमाउंट है अगले 2 साल में बढ़ के क्या होगा, A5 होगा कि नहीं। तो अगर 3 साल बाद अमाउंट x रुपए है, 5 साल बाद अमाउंट पूछा है, 2 साल आगे जाना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या आएगी, 2 से गुणा। ये आ गया 5 साल बाद अमाउंट। आ रहा था ये किसी का, टाइप नहीं कर पा रहे होंगे ना ये बच्चों। चलिए तो ये हो गया। आगे चलते प्यारे स्टूडेंट, अब आपको समझना है अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लीज 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 लिसन केयरफुली प्लीज, ठीक है ना। हाँ जी, अभी तक जो मैंने आपको कहानी बताई वो क्या बताई, सीधी कहानी थी। सीधी कहानी मतलब कि भाई आज प्रिंसिपल दिया है, कुछ समय के बाद अमाउंट पूछा है, तो जितना साल में गैप आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर चढ़ा दो, आ जाएगा ना रेशियो। लेकिन ये बात हमें उल्टा करना है, ध्यान सुनेगा। मैं आपसे कहता हूं आपने एक पैसा बैंक में जमा करा, आपने एक पैसा सचिन बैंक में जमा करा, 2 साल बाद अमाउंट है 375 रुपए, 5 साल बाद अमाउंट है 1029 रुपए। ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, समझे प्यारे बच्चों। आपने एक पैसा बैंक में जमा करा, 2 साल बाद अमाउंट है 375 रुपए, 5 साल बाद अमाउंट है 1029 रुपए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उल्टा पूछ रहा हूं, ब्याज की दर क्या होगी, बताइए जी क्या होगा, सोचो। 2 साल बाद अमाउंट है 375 रुपए, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या है, प्रिंसिपल। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या है, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है तीसरे साल के लिए। ये 5 साल बाद अमाउंट हो जाता है 1029 रुपए। तो 2 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का है, 2 साल और 5 साल में गैप है 3 साल का। तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि 3 साल में आपका पैसा 375 रुपए से बढ़कर 1029 रुपए हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं। 2 साल बाद आपका अमाउंट है 375 रुपए, यही 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। ये 375 रुपए अगले 3 सालों में, क्योंकि 2 साल के बाद तीसरे साल का अमाउंट, फिर चौथे साल का, फिर 5वें साल का, अगले 3 साल में बढ़ के 1029 रुपए हो गए, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये क्या है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा हुआ है कि नहीं आपके सामने, बताओ बच्चों। 2 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का है, 3 साल का। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मैं कह सकता हूं कि 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, 375 से 1029 हो गया। 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। मैं पूछ रहा हूं ब्याज की दर। ब्याज की दर का मतलब यह कि हमें पता करना है कि हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, यानी कि आपको निकालना है 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1029/375। आपको निकालना है 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, माने कि हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। भाई 3 साल में तो हो गया 1029/375 गुना, 375 था 1029 रुपए हो गया। तो हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। अगर 3 साल में आपका पैसा 1029/375 गुना हो रहा है, तो हर 1 साल में कितने गुना होगा, इसका क्यूब रूट आपको क्यूब रूट करना है प्यारे बच्चों, है ना। 3 साल से अगर आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 3 साल का निकालना है, तो क्या करेंगे, पावर 3। उल्टा 1 साल का दिया है, 3 साल का निकालना है, पावर 3 करेंगे। उल्टा सोचो 3 साल का दिया है और 1 साल का निकालना है, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट। पावर 3 कर रहे थे, क्यूब रूट करेंगे, उल्टा आना है। सब कुछ लॉजिक क्लियर है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 3 साल का निकालना है, पावर 3 कर दो। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया, पावर 1 साल का निकालना है, तो क्यूब रूट कर दो। तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट करने पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3 से कटेगा 125 बार, और 3 से कटेगा 3 तियानो, 3 चौक 12 है, 3 तियानो 343 बार। 343 का क्यूब रूट 7, 125 का क्यूब रूट 5।
तो मैं कह सकता हूं हर एक साल में आपका पैसा 7/5 गुना हो रहा है। हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? 7/5 गुना। हर एक साल में आपका पैसा 7/5 गुना हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप 5 इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 5 से बढ़ के 7 हो जाता है, यानी कि आपका पैसा बढ़ कितना रहा है हर साल? 2। आपके पास 5 रुपए है, हर साल 7 रुपए बन जाएंगे। 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे बैंक में, एक साल में 7 बन जाएगा। तो 5 पर ब्याज कितना मिलेगा? हर साल 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिलेगा। 2/5 बढ़ाने का मतलब ये 7/5 से गुणा। तो हर साल आपका पैसा 2/5 इंक्रीज हो रहा है। 2/5 इंक्रीज होने का मतलब कितना हो गया? 40%। तो ब्याज की दर है 40% पर एनम। ये ब्याज की दर आ गई प्यारे बच्चों, ब्याज की। अब आई ना बात समझ में? आया ना मजा? कोई तकलीफ? ब्याज की दर निकालने का मतलब है आपको ये पता करना है कि हर साल आपका पैसा कितने गुना बढ़ रहा है, कितने गुना हो रहा है। उसके लिए क्या चाहिए? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया कि हर साल आपका पैसा 7/5 गुना हो जाता है। तो बढ़ता कितना है? 2/5। गुना और बढ़ने में फर्क है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पिताजी की कमाई दुगनी हो गई, बढ़ी कितनी फिर? 100%। समझे ना प्यारे बच्चों? आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सब कुछ समझ में आया? और गहराई में जानो तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपने एक पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल बाद अमाउंट कितना है? 375 रुपए 2 साल बाद अमाउंट है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने कितना निकाला? 7/5। तो आप देखो प्यारे बच्चों, 375 को 7/5 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, बताओ कितना आ जाएगा? ये 3 साल बाद अमाउंट होना चाहिए कि नहीं? 5 से 375 आएगा जी आपका 75 बार 75 सत्ते 490 और 35 525 आएगा 3 साल बाद अमाउंट 525। ये 3 साल बाद अमाउंट है। 4 साल बाद अमाउंट निकालना है तो हर साल आपका पैसा एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 है। फिर 7/5 से गुणा होगी। 525 का 7/5 गुना कितना आएगा? 525 को 7/5 से गुणा करेंगे 105 सत्ते 700 5 से 525 काटेंगे 105 बार 105 सत्ते 735 क्या आया? 735। ये क्या आ गया? 4 साल बाद अमाउंट। मुझे 5 साल बाद अमाउंट निकालना है। हर साल आपका पैसा 7/5 गुना हो रहा है तो फिर 735 का फिर 7/5 गुना हो जाएगा। 735 का 7/5 गुना हो जाएगा। 5 से 735 काटेंगे 147 बार, है ना? और 147 सत्ते कितना आएगा? 980 और 49। 980 और 49 कितना? 1029 हो गया। 5 साल बाद अमाउंट 1029। देख पा रहे हैं? तो 2 साल बाद अमाउंट से जब मुझे 5 साल बाद के अमाउंट पे जाना था तो 7/5 गुणा गुणा 7/5 गुणा 7/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी बार गुणा करनी पड़ी? 3 बार गुणा करनी पड़ी, है कि नहीं प्यारे बच्चों? इसलिए कह रहा हूं कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1029 और 375 का रेशियो ही क्या है? 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझे ना? सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा। हर साल आपका पैसा 7/5 गुना हो रहा है। 7/5 गुना होने का मतलब हर साल आपका पैसा 2/5 बढ़ रहा है। 2/5 यानी कि 40%। हर साल 40% इंक्रीज हो रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है। तो यही 40% इंक्रीज जो हो रहा है यही क्या है? ब्याज की दर। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सब कुछ समझ में आ गया? बताओ, मैंने पूरा चित्रा चित्रा खोल के रख दिया इसका आपके सामने, है ना मेरे भाई? बोलो, किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना? आगे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो किस में होते हैं? जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। आगे चलें प्यारे बच्चों, क्लियर है? ठीक है ना? फिर से ये एग्जांपल मैं आपके सामने एक बार फिर से लिखता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों? मान लीजिए आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा करा। क्या जमा करा? 100 रुपए। ब्याज की दर है 10% पर एनम। यानी कि प्यारे दोस्तों आपका प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। ब्याज की दर 10% पर एनम है तो हर साल आपका पैसा 10 रुपए बढ़ता जाएगा। 100 रुपए को 10% बढ़ाएंगे तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपए। फिर
एक साल बाद अमाउंट होगा 110 है प्यारे बच्चों। फिर सेकेंड ईयर में 110 का 10% बढ़ाएंगे, सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 11 रुपए। 2 साल बाद अमाउंट होगा 121, फिर इसको फिर से 10% बढ़ाएंगे तो थर्ड ईयर में 121 का 10% कितना ब्याज मिलेगा? 12.1। ये 3 साल बाद अमाउंट होगा 133.1, फिर से इसको 10% बढ़ाएंगे 133.1 का 10%, फोर्थ ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 13.31। आप खुद बताओ, अगर ब्याज की दर यहां पे 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1.1। ये पैसा 1.1 गुना होता जा रहा है। 100 को 1.1 से गुणा करा 110, फिर 110 को 1.1 से गुणा करा 121। 121 को 1.10% बढ़ाने का मतलब ही 1.1 से गुणा करना होता है ना। 10% बढ़ाने का मतलब ही 1.1 से गुणा करना। 133.1, 133.1 को 10% बढ़ाए फिर 1.1 से गुणा। आप ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि एक साल बाद अमाउंट है, यहां पर एक साल बाद अमाउंट है 110, 2 साल बाद अमाउंट है 121, 3 साल बाद अमाउंट है 133.1, 3 साल बाद अमाउंट है बच्चों, चौथे साल का ये प्रिंसिपल है बच्चे। ये 4 साल बाद अमाउंट है। क्या है ये? 4 साल बाद अमाउंट है। ये A1 A2 A3 A4 किसमें है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगा रहा है? 1.1। अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों तो मुझे बताओ, आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला है? फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला है 100 रुपए का 10%, यानी कि 10 रुपए। फर्स्ट ईयर में 10 रुपए। सेकेंड ईयर में ब्याज क्या मिला है? सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का मतलब 1 साल के बाद और 2 साल खत्म होने से पहले, है ना। सेकेंड ईयर का मतलब 1 साल का एंड और 2 साल का एंड जो होना उनके बीच का टाइम, समझना प्यारे बच्चों। सेकेंड ईयर में प्यारे दोस्तों आपको ब्याज कितना मिला? 110 का, 110 रुपए का 10% मिला 11 रुपए, सेकेंड ईयर में 11 रुपए। थर्ड ईयर में आपको ब्याज मिला 121 का 10%, यानी कि 12.1 रुपए। फोर्थ ईयर में आपको ब्याज मिला 133.1 का 10%, यानी कि 13.31 रुपए। कितना फोर्थ ईयर में कितना ब्याज मिला? 133.1 का 10%, 13. कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, मजा आया। इनको हम कहते पर्टिकुलर ईयर के सीआई। क्या बोलते हैं इनको? पर्टिकुलर ईयर के सीआई। पर्टिकुलर ईयर मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। जब मैं आपसे कहता हूं थर्ड ईयर का ब्याज, तो थर्ड ईयर मतलब केवल तीसरे वर्ष में मिलने वाला ब्याज, केवल तीसरे वर्ष में मिलने वाला ब्याज है कि नहीं बच्चों? तीसरे वर्ष में मिलने वाला ब्याज यानी कि 3 साल बाद जो अमाउंट है उसमें से 2 साल का अमाउंट घटा दो तो तीसरे साल का ब्याज आएगा कि नहीं। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज है 10, सेकेंड ईयर का 11, थर्ड ईयर का 12.1, फोर्थ ईयर का 13.31। ये पर्टिकुलर ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट भी जीपी में होते हैं। समझ में है ना प्यारे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स तो जीपी में होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट भी जीपी में होते हैं। अगर आप यहां देखो इस एग्जांपल में ब्याज की दर कितने? 10% पर एनम। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 1.1। तो आप देखो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज था? 10 रुपए। सेकेंड ईयर में है 11। तो 10 का प्यारे बच्चों देखना आप लोग, 10 का 1.1 गुना हो गया 11, कि नहीं हो गया? सेकेंड ईयर का 11, थर्ड ईयर का 12.1, तो 11 का 1.1 गुना हो गया, 11 की 1.1 में गुना करेंगे 12.1। ये देखिए 12.1 का 1.1 गुना हो गया 13.31। मान लो मैं आपसे पूछ लगूं कि बताओ फिफ्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का 5वें वर्ष का मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो 13.31 को फिर 1.1 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा, है ना, आ जाएगा 14.641 रुपए आएगा। समझे ना प्यारे बच्चों? कोई तकलीफ? तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पर्टिकुलर ईयर किसी, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, सिक्स्थ ईयर का एंड सो ऑन, ये सब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, इनमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने अमाउंट के लिए लगाया वो कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। होगा कि नहीं सचिन? मान लो आपको सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और आपसे फोर्थ ईयर का पूछा जाए, सेकंड ईयर से फोर्थ ईयर में जाना है, 2 साल आगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्या कर दीजिए? 2 बार गुणा हो जाएगा बच्चे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स भी जीपी में होते हैं, पर्टिकुलर ईयर के सीआई भी जीपी में होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज,
1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। निकालोगे? सुनिएगा प्यारे बच्चों, मान लो मुझे n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? n वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो n वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बताओ बच्चों। सचिन, n वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आप बताओ। n साल बाद जो भी अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ गया? n साल का कंपाउंड, n साल के बाद जो भी अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, तो ये n वर्ष का क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो आपको 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 1 साल का, तो 1 साल बाद अमाउंट है 100 रुपए। 100 रुपए में से आप 1 साल बाद अमाउंट है 110 रुपए, 110 में से 100 रुपए माइनस कर दो, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 10 रुपए आ गया। आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI2। CI2 का मतलब क्या है? जब मैं आपसे लिखता हूं CI2 का मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों का मिलाकर। फर्क है, CI सेकंड और CI2 में क्या है? फर्क है जमीन आसमान का। CI सेकंड मतलब केवल दूसरे वर्ष का मिलने वाला ब्याज, यानी कि ये 11 रुपए। जब मैं आपसे कहता हूं CI2 यानी कि 2 साल का कुल ब्याज, 2 साल का कुल कंपाउंड है। 2 साल का कुल ब्याज कितना होगा भाई? प्रिंसिपल आपका 100 रुपए था, 2 साल बाद अमाउंट क्या आ गया? 121। प्रिंसिपल आपका 100 रुपए था, 2 साल बाद अमाउंट आ गया 121। 121 में से 100 रुपए घटाओ, 2 साल में ब्याज कितना मिला आपको? 21 रुपए। कितना ब्याज मिला है? 21 रुपए। आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 3 साल बाद अमाउंट क्या था? 133.1। उसमें से 3 साल का ब्याज 100.1 माइनस 3 साल बाद अमाउंट था 133.1, उसमें प्रिंसिपल 100 रुपए माइनस करो, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 33.1। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब फर्स्ट ईयर का ब्याज प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर 10 प्लस 11 21 और प्लस 12.1 जोड़ के 33.1 ही आएगा कि नहीं आएगा? 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 4 साल का, तो ये 4 साल बाद अमाउंट जो उसमें से प्रिंसिपल 100 माइनस करो। 146.41 में से 100 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 46.41। क्या आएगा? 46.41। समझ में आया आपको मेरी बात? आप बोलोगे हां जी समझ में आया। ये जीपी में नहीं होते, ये जीपी में नहीं होते। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का जीपी में नहीं है। आप देखो ना, 10 का 1.1 गुना नहीं हो रहा 21 का 1.1 गुना नहीं है 33.1, ये जीपी में नहीं होंगे। यानी कि यहां मान लो आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो 4 साल का आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करके नहीं निकाल सकते। समझे ना प्यारे बच्चों? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जीपी में होते हैं, है ना बच्चे? पर्टिकुलर ईयर के सीआई भी जीपी में होते हैं, लेकिन 1 साल का सीआई, 2 साल का, 3 साल का सीआई, 4 साल का सीआई, 5 साल का सीआई, 6 साल का सीआई जीपी में बिल्कुल नहीं होते। समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है ना? मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आज इतना ही छोड़ते हैं। 1-2 कॉन्सेप्ट यहां पे और रह गया है, जैसे कि कंपाउंडिंग वाला है ना, और ये आपका गुना होने वाला। ठीक है, इनको कल करवा के हम यहां पे सवाल शुरू करेंगे। ठीक बच्चों, तो मजा आया? शीट में इसकी रेडी कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, कल हम प्रश्न करेंगे। आज इतना ही।